नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मीडिया टाइकून और अभी अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपने जीत हासिल की। ये जो जीत है, ऐसी जीत बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि पहली जीत में पूरे भारत में आप पॉपुलर हो गए कि राज्यसभा में चुनकर कोई आ गया। लेकिन आया कैसे, इस पे तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आपका कार्यक्रम का नाम ही चक्रव्यूह है, तो इस चक्रव्यूह में डालने वाले जो लोग हैं उनका चक्रव्यूह मुझे पहले तो समझ नहीं आया था, लेकिन पिछले लगभग 20 दिनों में वो चक्रव्यूह की काफ़ी चालें मुझे समझ में आने लगी। चुनाव जीतना ना जीतना एक किसी भी प्रक्रिया के दोनों भाग होते हैं, और मुझे आपके सामने आपके दर्शकों को कहने में कोई शर्म नहीं है कि एक समय में चुनाव जब चल रहा था, वोटिंग हो रही थी 9 बजे से लेकर के 12:30 पौने 1 बजे के करीब, जब मुझे आशा नहीं थी कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो वोट डालने आएंगे। जब वो आए तो उस समय मैंने समझ लिया कि मैं चुनाव हार गया हूँ, और ये मन में विचार करके कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपना उठ के बिल्कुल चला गया। एक एक मोमेंट पे ईटीवी पे नजर रखे हुए था, और वो जब आए तो डॉक्टर साहब बढ़ गए अपने होटल की तरफ और होटल में जाकर आराम करने लगे। मैं आराम से सोया। लेकिन फिर जो बाजी थी एक्चुअली ये ऐसी पलटी जैसे T20 का मैच पलटता है जी। जब रिजल्ट्स आने लगे तो वहाँ पे करिश्मे होने लगे। उन करिश्मों के पीछे क्या रहा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। ये सवाल तो देखिए उस दिन भी था, आज भी खड़ा हुआ है। आज मैं समझता हूँ कि कुछ क्लैरिटी उसमें आई है, कुछ बादल हटे हैं उससे, और ये निकल के सामने आया है कि ये जो विद इन पार्टी एंड इंटर पार्टी कांग्रेस एंड इनेलो में जो कलह झगड़ा जो था, और विद इन कांग्रेस पार्टी वेरियस लीडर्स जो अपनी कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सुप्रीमेसी देखना चाहते हैं, उनके बीच में जो कलह थी, ये तीनों तिकोना जो चीज़ है वो सामने निकल के आ रही है, और इसी तीनों में ही कहीं ना कहीं इसका राज छुपा हुआ है। ये राज जो है, वाकई जो आपकी जीत है, इसमें इस राज का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आसान नहीं थी जीत। जब शुरू में आपको सपोर्ट किया तो एक सीट वो पक्की थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह वहाँ से जाएंगे, दूसरी के लेके लगातार संशय बना रहा, और जब ये गठबंधन हुआ इनेलो को और कांग्रेस का कि हम दोनों सपोर्ट करेंगे, तो उस वक्त आपकी हार लगभग तय होगी। फिर सिलसिला शुरू हुआ अनवैलिड वोट्स का। वो कैसे पता चला कि ये वोट्स अनवैलिड किसके हैं, ये थ्योरीज कहाँ से आ गई? क्योंकि आज तक हमारे हिसाब से तो सिर्फ एक वोट अनवैलिड नज़र आया हमें, और वो था रणदीप सुरजेवाला का, जो रिकॉर्ड में है। बाकी अनवैलिड वोट्स की कहानी कहाँ से, कब और क्यों शुरू हुई? देखिए, अगर आप देखें 31 मई को मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया। 31 तारीख से लेकर के 10 तारीख सुबह तक मैं एक अपने मन में और बाकी सबके मन में भी मैं एक विजेता था, क्योंकि किसी को भी इस बात का ज़रा भी शक नहीं था कि कांग्रेस किसी भी हालत में इनेलो की कैंडिडेट की मदद करेगी हरियाणा में, क्योंकि ये पॉलिटिकल सुसाइड माना जा रहा था राजनीतिक हलकों में। लेकिन फिर भी मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया है कि क्या एक राज्यसभा सीट कांग्रेस लीडरशिप के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, या सुभाष चंद्रा का राज्यसभा में ना आना उनके लिए महत्वपूर्ण है। दोनों में से एक चीज़ है, मुझे नहीं पता कौन सी है। अब उस समय 10 तारीख को जब शाम को ये उन्होंने निर्णय किया कि ये करेंगे, तो उस समय सबने मान लिया कि भाई अगर ये हुआ तो सुभाष जी हारेंगे। लेकिन फिर भी अटकलें फिर भी लग रही थी। अगले दिन सुबह जब चुनाव शुरू हुआ 9 बजे, तब मैं देख रहा था कांग्रेस के जो प्रतिनिधि वहाँ बैठे थे, 10 बजे उनके पास फ़ोन आया उनके हाईकमांड से, 11 बजे फिर फ़ोन आया,
उन्होंने कहा कि जी मैडम वो अभी तो नहीं आए हैं। यानी वहाँ पे द्वंद्व चल रहा था अंदर कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। 1 बजे वो सस्पेंस ख़त्म हुआ, और जब वो सस्पेंस जब ख़त्म हो गया तो हार मानने में मुझे कोई कठिनाई नहीं थी, और कोई, क्योंकि विपස්සना साधना करता हूँ इसलिए उसमें कोई मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ। जाके मैं आराम से 1 घंटा सोया हूँ। एक थ्योरी फ्लोट हुई, अभय चौटाला ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीक्वेंस उसमें बताया गया कि ये वाले जो शुरू वाले वोट्स हैं ये वैलिड हो गए। इनमें डाले थे भाजपा के जो हमारे विधायकगण थे, उन्होंने वोट डाले। उसके बाद जो अंतिम व्यक्ति आया वो आया असीम गोयल, जिसका वोट वैलिड हुआ। असीम गोयल वहाँ पे गए, उन्होंने पेन बदल दिया, और उसके बाद असीम गोयल से लेकर 11 और वोट जो कांग्रेस ने डाले वो अनवैलिड हो गए। जितने वोट अनवैलिड हुए उसके हिसाब से फिर जयप्रकाश जी को फ़ोन दिया गया। जयप्रकाश जी आपके क्योंकि अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जो असीम गोयल ने पेन उठाया था वो पेन वहाँ पर बदल दिया, और गलती से 2 कांग्रेस के विधायक और एक कैप्टन अभिमन्यु उनके बाद वोट डालने आए, तो ये 4 इनके वैलिड हो गए। ये वाली थ्योरी कहाँ से आई और इसके प्रमाण कैसे आए? किसको पता है कि ये वोट किसके वैलिड हुए, किसके अनवैलिड हुए? ये कहाँ से आ रही है? मैंने तो आज तक ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। कांग्रेस वाले तो लिख के भी दिया है वहाँ पे। कांग्रेस वाले लिख के दिया, इसीलिए तो मैंने डिमांड की है कि उनके ऊपर 128 अनुच्छेद ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसके अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। क्योंकि सीक्रेसी जो है वो कैसे ब्रीच हुई, उनको कैसे पता? मुझे नहीं पता कि आज भी वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जैसे कि ये बात तय है कि पहले शुरू के जो वोट डले, तो 10वां वोट डालने गए सुभाष बराला जी, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बिल्कुल हरियाणा के। उन्होंने वहाँ दूसरा एक पेन तो बंधा हुआ देखा, दूसरा पेन खुला पड़ा हुआ देखा। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को, भाई ये पेन भी पड़ा है यहाँ पे देखो। उसके क्या मायने थे? उसके माने मैं तो ये समझता हूँ कि वो दूसरा पेन, उससे कोई पहले 10 जो वोट डले उसमें से 5-7 वोट डले हो सकते हैं, या 9 के 9 डले हो सकते हैं, 8 डले हो सकते हैं। मैं क्या कैसे कह सकता? आप भी हमारी थ्योरी मान रहे हैं कि वो अनवैलिड वोट किसके हैं अभी भी नहीं मुझे पता? भी आज भी नहीं पता। जो आरोप दूसरा लगा वो ये कि जो ये पूरा खेल हुआ इसमें तीनों ही पार्टियों की मिलीभगत हो गई। इसमें कुछ सच्चाई की, डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जो फैन क्लब है वो इतना तगड़ा है कि लोगों ने पार्टी, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, पार्टी से ऊपर उठ के, अगर मेरी वजह से हरियाणा की सभी पार्टी राजनीतिक दल अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर हरियाणा का उत्थान होने में क्या देर लगेगी? तो लोगों ने अपने पार्टी हित से ऊपर उठ के डॉक्टर सुभाष चंद्रा को वोट डाल दिया। ये तो मैं कहता हूँ कि ये हरियाणवी वर्सेस नॉन हरियाणवी की लड़ाई थी। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे कि ये बनिया वर्सेस जाट की लड़ाई थी। अब वो पता नहीं, हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा तो हमेशा जीत के लिए औरों को मोटिवेट करते नजर आते हैं हमें। इसलिए मैंने कहा, मैंने अपने इलेक्शन एजेंट को कहा कि भाई तुम काउंटिंग का समय हो गया, आप आए नहीं हो। बोले भाई साहब क्या अब आना है, अपना चुनाव तो हार गए। मैं क्या, देखो भाई, हार तब मानना जब हार हो जाए, जब तक हार हुई नहीं हम क्यों हार माने? मैंने मन में कहा, उनको भी कहा। वहाँ चुनाव अधिकारी भी मेरे को पूछने लगे कि आप कैसे बड़ा शांत बैठे हैं। मैं कहा जी मैं तो लोगों को जब सिखाता हूँ, बताता हूँ कि हार तब मानो जब हार मान लो तब हार होती है, तो फिर मैं कैसे अपने आप के ऊपर दूसरा कानून कैसे लागू करूँगा? ये जो सारा प्रकरण हुआ इसमें आप खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। अभी कभी थाने जाया जा रहा है FIR लिखवाने के लिए, कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। क्या लगता है, क्योंकि शपथ ग्रहण अभी भी बाकी है? शपथ ग्रहण तो हो जाएगा। देखिए जो मुझे बताया गया है, जब एक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, चुनाव डिक्लेयर हो चुका, चुनाव देखिए जब काउंटिंग पूरी हुई और चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसके बीच में भी 3-3.5 घंटे लगे। चुनाव आयोग ने सारी चीज़ तरह की परीक्षा करके, इवन यहाँ तक कि चुनाव की CD भी दिल्ली मंगाई गई, वो भी देखी गई। ये 12 वोट इनवैलिड हुए, 12 क्यों 14 हुए, वो कैसे हुए, क्यों हुए, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया। उसके बाद उन्होंने, चुनाव आयोग ने परमिशन दी है यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर को अनाउंस करने के लिए।
इस दौरान में मेरे ओपोनेंट ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। उनके पास था ना समय, उस समय कहते ना क्यों कि ये हो गया। यही जो पॉइंट है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब चुनाव के रिजल्ट्स निकल रहे थे, जब घोषणा हो रही थी, तब ऑब्जेक्शन नहीं आया। उसके बाद ऑब्जेक्शंस का सिलसिला लगातार जारी है, चक्रव्यूह भी लगातार जारी है। बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं। इस वक्त आपके साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। हम जानते हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये है आपका पसंदीदा नंबर 1 शो चक्रव्यूह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुभाष चंद्रा, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हाँ, जो नया तारुफ इनका अब बना है, अब राज्यसभा के एमपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात राज्यसभा की हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको पूरी दुनिया जानती है, अलग अलग क्षेत्र में, मीडिया में हो, बात एंटरटेनमेंट में हो, जहाँ भी हो। डॉक्टर साहब, राजनीति में आना कहाँ से आपको लगा कि इस फील्ड में भी आना चाहिए? क्योंकि आप बिना इस फील्ड में ही आए, सभी लोगों तक तो आपके एक्सेस हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो ये राजनीति में आने का भूत कहाँ से सवार हुआ? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि का, तो वो तो मेरा शायद आदत पड़ गई है राजीव गांधी जी से लेकर के, और बल्कि उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी से शुरुआत हुई। उसके बाद से लगभग सभी प्रधानमंत्री से मेरे निजी संबंध रहे हैं। राजनीति में आने का एक मन में विचार आया मेरे मन में, क्योंकि मेरे भाई और मेरे बेटे अपना बिजनेस ठीक से संभालने लगे हैं जी। और एक बार फिर आप हंसेंगे या आपके दर्शक हंसेंगे कि मैं एक बार फिर बेरोजगार हुआ और महसूस कर रहा था पिछले 1 साल से। इस्तीफा दे दिया आपने? कई कंपनियों से, सभी कंपनियों से लगभग इस्तीफा दिया। हम लोग एक अपने प्रॉफिट का कुछ भाग अच्छे कामों के लिए लगाते रहे हैं, परंतु फिर भी मुझे समझ में आया कि हम उतना करने के बावजूद भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों का भला कर सकते हैं एक समय में। तो क्यों ना एक कुछ ऐसा चीज़ की जाए जिससे कि हम हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की मदद कर सकें या करोड़ लोगों की मदद कर सकें। मुझे देश की पार्लियामेंट से ज़्यादा बड़ा जगह ये काम को अचीव करने के लिए कोई दूसरी नज़र नहीं आती। इसी के चलते मुझे लग रहा था कि जवाब यही आने वाला, और मेरा सवाल बस इससे जुड़ा हुआ ही है। मानिए, सुभाष चंद्रा इतना बड़ा नाम, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हो जाइए, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, और आप इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में उतर गए। जो आंकड़ा चाहिए था राज्यसभा में पहुंचने के लिए, वो आपके पास था नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सपोर्ट किया, आंकड़ा उनके पास भी नहीं था। इट वॉज ए टोटल रिस्क गेम। क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क? ममता बनर्जी ने तो आपको कह दिया था बंगाल से मैं लड़वा देती हूँ, क्यों आए यहाँ पे? नहीं, ममता बनर्जी ने कहा, मुझे मुलायम सिंह जी यादव ने कहा आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि ये बड़ा क्लियर विन था। 55 वोट हमने अपने कैलकुलेशन किए थे, और कोई हालत से हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस और INLD इकट्ठी हो जाएगी। इस सोच के मैंने, कोई रिस्क की चीज़ दिखी नहीं। और जहाँ तक प्रश्न रहा कि मेरे छोटे भाई का संबंध है लक्ष्मी जी का, हुड्डा साहब के साथ, उनसे मिलते जुलते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक मेरे भी संबंध रहे हैं, लेकिन मेरा इधर ना हरियाणा में कोई बिजनेस था ना कुछ था। तो मैं अपना, जब वो 10 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 1-2-4 बार सोशल गैदरिंग में मिले हैं हम। मेरे माता की देहांत पर वो आए हैं, कोई घर में सुख दुख हुआ तो आए हैं। इसके अलावा मेरा मिलना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने लक्ष्मी के माध्यम से उनसे पूछवाया कि भाई आपका हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? बोले मेरा सपोर्ट 100% आपको इसी रूप में मिलेगा कि हम भाग नहीं लेंगे। हुड्डा साहब ने तो कहते भाग लिया भी नहीं, वो तो, और उन्होंने लिया भी नहीं। वो तो कहते खाली वोट डाल के वहाँ पे, हालांकि अभी तक राज है वो भी। वो भी राज है। और शायद वो जो राज है वो आपके प्रति लॉयल्टी दिखाने की कोशिश की, कुछ लोग तो ये कह रहे थे, लेकिन आपने तो उन पे आरोप ही लगा दिया था रणदीप सुरजेवाला पे
कि वो मास्टर, हमें तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो जो वोट कैंसिल करवाया वो दिखा भी दिया कि हाईकमान खुश हो जाए कि वोट तो मैंने डाल दिया, उधर सुभाष चंद्रा जी भी खुश हो जाए कि भाई कैंसिल भी करवा दिया। संभव है, हाँ। संभव है। कैसी दोस्ती है सुरजेवाला के साथ? सुरजेवाला से मेरी कोई दोस्ती नहीं। वो मुझे जब जहाँ मिलते हैं मेरे को बड़ा भाई कह के बात करते हैं, आदर से बात करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी से मेरे संबंध रहे। संबंध तो आपके देवीलाल जी से भी बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल रहे साहब। आज की तारीख में कैसे रिश्ते हैं? अब मेरे तो ओम प्रकाश जी से भी संबंध अच्छे रहे हैं हमेशा, और ये अजय चौटाला से भी अच्छे रहे हैं। अभय ने मतलब मैं आज इस कहने का समय नहीं है, उन्होंने चाहे भले वो वोट ना देते, सपोर्ट ना करते, लेकिन जिस बदतमीजी से बात की वो थोड़ा अखरा मुझे। दिल पे ठेस लगी? नहीं, ठेस तो ठीक है, इससे आगे निकल चुके हैं अब। अभी ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, इसमें जो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर, इसको ज़्यादा हम मान रहे हैं, फेस सेविंग का मान रहे हैं, क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? ना, नतीजा तो आ चुका है ना जी। लोगों ने, हरियाणा के एमएलए ने मुझे चुन के वहाँ भेजा है, और मैं तो शपथ जब भी होगी, मुझे नहीं पता कब होगी, क्या प्रोसीजर है। बहुत बार पार्लियामेंट गया हूँ, सैकड़ों बार गया हूँ, लेकिन एज ए मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जाऊँगा तो पता लगेगा, देखेंगे। और शपथ लेने के बाद फिर आऊँगा यहाँ चंडीगढ़। आप मानते और हैं? मेरी, बल्कि मैं तो तहे दिल से, मन से 90 के 90 एमएलएज को मैं भोज पर निमंत्रण करूँगा, फ़ोन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आएँ, जो हुआ उसको भूल के आएँ, मिलजुल के हम हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा के लोगों की तरक्की के बारे में सोचें, पिछली बातें छोड़ें। वो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। एक जो बात चल रही है कि आपने बार बार, आपने खुद मानते हैं कि आपने 76 विधायकों को फ़ोन किया, उनसे वोट मांगी, आपका अधिकार है, निर्दलीय आप खड़े हुए थे, किसी की कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन इसके अलावा जो फ़ोन करने का सिलसिला है, वो कहते आरओ से बातचीत हो गई, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे प्रक्रिया में, उनसे भी बातचीत हो गई। उनसे बातचीत करने के क्या मायने निकालें? मेरे को मेरे प्रतिद्वंदी ने एक आरोप लगाया कि जैसे कि 10 तारीख को मैं विधानसभा आया, 3 घंटे वहाँ रहा, मैंने पेन देखा, उसकी फ़ोटो ली, सब कुछ किया। ये सब झूठ, सरासर झूठ है। मैंने उनको चैलेंज किया, और आपके थ्रू फिर करता हूँ, अगर ऐसा है तो लिख के दें, ये बात लिख के दें। और क्योंकि मैं 10 तारीख को वहाँ विधानसभा गया ही नहीं, उससे पहले 2-3 बार गया हूँ, इस प्रक्रिया के लिए ही गया हूँ, जानने के लिए गया हूँ। कुछ लोगों को मैंने नॉमिनेट किया, उनका फॉर्म पे साइन करने के लिए गया हूँ, देखने के लिए गया हूँ कहाँ चुनाव होगा, कैसे होगा, क्या होगा। पहला एक्सपीरियंस है। पर 10 तारीख को मेरी उनसे फ़ोन पर एक बार ज़रूर बात हुई, और वो बात भी किसी सिलसिले में हुई होगी, पूछा होगा मैंने कुछ प्रश्न उनसे। हम जिन दो लोगों को मुख्य इस पूरे खेल का विलन के तौर पे दिखाया जा रहा था, उन दोनों को हमने इंटरव्यू किया चक्रव्यूह में ही, जयप्रकाश को भी और असीम गोयल को भी। हमने उनसे पूछा, आपसे भी पूछते हैं, कि वो जो पेन बदला गया, बदला तो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पेन कौन बदल गया? मैं नहीं मानता कि पेन बदला गया है। तो वो शाही फिर चेंज हो? मैं तो कहता हूँ कि जो पहले पेन वहाँ पाया गया, उससे इस्तेमाल किया किसी ने, उसके बाद कुछ एमएलए अपनी जेब में दूसरा पेन डाल के ले गए हों, वो किया गया हो। आज वो कहते हैं कि हमने एफिडेविट में लिखवा लिया कि हम दूसरा पेन लेके नहीं गए। उससे क्या होगा? अभी तुम जो वो उससे क्या होगा? ये तो हकीकत है कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया। अब वो कैसे, कौन लेके गया? अब मैंने तो आज वीडियो देख के मैंने उनको बताया कि वो रेणुका बिश्नोई पूरा पर्स अपना लटका के गई थी अंदर। बाकी तो जो वो बाकी किसी को आप कह रहे हैं कि हमारे तो मोबाइल भी रखवाए गए, पेन भी निकाल के लिए गए, तो ये कैसे चले गए? ये जो उस वक्त रिजल्ट निकलना था निकल गया। और जहाँ तक इसका सवाल है राज्यसभा में या उसमें, वो सारी चीज़ें आपकी फेवर में भी जा रही हैं। तो आपके हिसाब से अगर ये ड्रामा है, तो इस ड्रामा की वजह क्या है? ड्रामा की वजह केवल सिंपल है कि हरियाणा कांग्रेस की सुप्रीमेसी किसकी हो, नंबर 1। दूसरा, हरियाणा की बाहुल्य समाज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसका लीडर कौन हो।
आप इशारा कर रहे हैं बस। जाट कम्युनिटी की तरफ। हम थोड़ा कम समझते हैं, हरियाणा के हमारे दर्शक तो साफ साफ शब्दों में समझना चाहते हैं। देखिए, मेरे तो उस कम्युनिटी में भी बहुत मित्र हैं। आपकी जीत को जाट वर्सेस जो बनिया ये गलत कम्युनिटी है, ये गलत इसकी तरफ ये तो मैं आज पहली बार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पहली बार सुना है। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई। नहीं है, लेकिन केवल वो एक कमेंट जो चुनाव वाले दिन किसी ने दिया वो जरूर आया, लेकिन वो साहब कौन सी कम्युनिटी के थे मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो जाट वाली कैप पहनने की तो कोशिश तीनों पार्टियों की तरफ से हो रही है, वो इस इलेक्शंस में भी हुई, चाहे वो चौटाला साहब की बात हो, रणदीप सुरजेवाला साहब की बात हो, हुड्डा की बात हो, इसको आप मानते हैं? हाँ, वो आपस में उनका ट्रायंगल है, वो अपने तरफ वो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तीनों खींचना चाहते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, और अंतिम लाइनें हम आपसे ही लेंगे जो इंस्पिरेशनल होंगी हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए, कि जब आपको लगा कि अब तो बाजी पलट गई और जो जीत सुभाष चंद्रा से कोसों दूर नज़र आ रही थी डॉक्टर साहब आपसे, वो जीत अब मेरे करीब आ गई, तो वो मोमेंट कैसा था? नहीं, वो मोमेंट भी मैंने उसी तरह से स्वीकार किया जितना मैंने हार को स्वीकार किया। दोनों में कोई मोमेंट में मेरे अंतर नहीं था, क्योंकि ओवरवेलमिंग होना भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि उदास होना। इक्वानिमिटी रखना बड़ी बात है। तो अब वो हमारे ओपोनेंट हार को नहीं मान रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आपको मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात कहूँगा कि ज़िंदगी में आप एक बात याद रखिए, दुख का कारण इंसान का एक ही होता है जब आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। छोटी सी बात आप और आपके दर्शक एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब आपको नींद नहीं आती रात में तो हम उससे लड़ते हैं, नींद क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पानी पिएंगे, अरे एसी कम है कि ज़्यादा है, उसको करेंगे, लड़ाई करेंगे उससे। स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है आज। आप स्वीकार करके देखिए कि आज मुझे नींद नहीं आ रही, एक्सेप्ट इट। आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकेंड आपको नींद आ जाएगी। स्वीकार करने मात्र से सच्चाई को स्वीकार करिए, जैसी ये सच्चाई है उसको स्वीकार कर लीजिए, आपको दुख होगा ही नहीं। आज जो हमारे दर्शक आपको ईटीवी पर देख रहे हैं, वो जाहिर है कि आपकी जो इन बातों से प्रभावित हुए होंगे, और चलते चलते जो हरियाणा के दर्शक खास तौर से हमें देख रहे हैं, हरियाणा से आपका संबंध है, हरियाणा के लिए आप राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली प्रायोरिटी क्या होगी? ये हरियाणा के लिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, अगर मैं कर सकूं, तो हरियाणा के गाँवों में और शहरों में सब जगह स्वच्छ पानी और एकदम अच्छा जिसको हाइजीनिक वातावरण जिसको कहते हैं, हाइजीनिक चीज़ें वहाँ देने की प्रायोरिटी मैं करूँगा, जिससे कि लोगों को कम से कम बीमारी फैलें। उससे मेरे डॉक्टर भाई कई नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन कम से कम बीमारी फैले, स्वस्थ हरियाणा हो, समृद्ध हरियाणा हो। आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमसे बातचीत की, चक्रव्यूह में आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी। अब इन्होंने हमारे सवालात का कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, कहाँ कहाँ हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की, इसका फैसला आप करेंगे, क्योंकि आप जज हैं, आप पब्लिक हैं, आप हमारे दर्शक हैं। इसका फैसला हमेशा की तरह हम आप पे ही छोड़ते हैं। ईटीवी पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला जारी है। चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि ताज़ा खबरों का सिलसिला, जैसा कि मैंने कहा, बदस्तूर जारी है।